हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गई सबके साथ, विजिबल है सबको? जी स्टूडेंट्स, क्लैरिटी ठीक है? जी सर। जी। ओके। आज हम इस्लामियत भी स्टार्ट करेंगे, इस्लामियत के साथ एवरीडे साइंस, ठीक है? तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये वाले जो नोट्स हैं 2012 में या 11 से मेरे पास हैं, और ये अच्छी कलेक्शन है, इंटरनेट से उठाए थे मैंने, उस पर फिर मैंने अपना जो हैंडआउट्स हैं वो कुछ बनाए हुए हैं। वो साथ साथ ऐड करता गया हूँ जहाँ कोई करेक्शन थी। बाकी इसमें मजीद अगर कोई हो तो आप वो मुझे भी बता दीजिएगा और अपने वाला भी अपडेट कर लीजिएगा। अगर हम ये कहना कि यार हमारे पास किसी के पास भी, इवन के जो मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं वो एरर फ्री हैं, तो ऐसी कोई किताब आज तक छपी कोई नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो चांसेस ज्यादा होते हैं गलतियों के, लेकिन मार्केट वाली किताबों में ये गलतियां बहुत ज्यादा हैं, अच्छी खासी हैं। तो उसका तरीकाकार यही होता है कि आप जो भी किताब लें, जो भी डाटा लें, आप उसको पकड़े, एक दफा की मेहनत है, साथ साथ नेट से वेरीफाई करते जाएं, और वो आपके पक्के नोट्स बन जाएंगे। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज अपडेट हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो अपडेट ना होने वाली है, जैसे कि जी इस्लामियत की बात करती हैं कि जी कलमा कुरान पाक में कितनी दफा आया, जी इतने बार आ गया, ठीक है, फला आयत है किस नंबर पे है, इस नंबर पे है, ठीक है, जो कुरान का दिल किस सूरत का नाम है उसका ये नाम है। तो ये चीजें अपडेट होने वाली नहीं है। हाँ, जो कंस्ट्रक्शन कोई हो रही है जी, सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया में कौन सी जनाब, ये वाली है, 2 साल बाद 4 साल बाद कौन सी मुमकिन है चेंज हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ा डैम कौन सा है, ये है, 2 साल बाद कोई और होगा। तो ये चीजें अपडेट होने वाली हैं, अपडेट होने वाली को छोड़ के बाकी एक दफा मतलब ओवर आप सबको ना एक दफा आप उसको चेक करते जाएं। उससे फायदा ये होगा कि एक दफा की मुशक्कत है, लेकिन उसके बाद ये है कि आपके नोट्स मुश्किल बनते जाएंगे, ठीक है। काफी चीजें इसमें वेरीफाइड है, मेरी अपनी की हुई, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, जहां कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आपने वो करेक्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। इस्लाम, इसमें बहुत सारे मतलब जितनी दफा मैंने 2012 में मैंने ये अपना काम शुरू किया था प्रिपरेशन वाला, तो इस नोट्स में से काफी सारी चीजें हैं मुझे, मतलब आप कह लें कि अगर 15 नंबर का एफपीएससी में पेपर अगर आ रहा है या 12 नंबर का आ रहा है, तो उसमें से तकरीबन कोई 70-75% एमसीक्यू इसमें से आ जाते हैं। अच्छी कलेक्शन है ओवरऑल, इस वजह से मैंने रखी हुई है। ये कोई है तकरीबन कोई 2000-1800, ये इससे ज्यादा होंगे जो इसमें एमसीक्यूज हैं, 2000 से ऊपर ही हैं, लेकिन कलेक्शन ठीक है ये वाली। अच्छा, ये वाला है पहला आपका कि इस्लाम क्या चीज है। इस्लाम का मतलब होता है किसिंग ऑफ हजर असवद, कि जी हजर असवद को बोसा देना इस्लाम कहलाता है, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, ठीक है। इस्लाम के दो मेजर सेक्ट्स, शिया सुन्नी। अच्छा, कहते हैं उसे 5 फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, शहादत देना, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, फला फला फला, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ अहादीस, टाइप्स ऑफ फेथ, ईमान मुजम्मल, ईमान मुसफल मुफस्सल, सॉरी, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, ठीक है। 5 आर्टिकल्स हैं ईमान मुजम्मल में, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि अल्लाह पे ईमान, उसके फरिश्तों पे ईमान, उसकी किताबों पे ईमान, उसके रसूलों पे ईमान। तो 5 इसके जो है वो आर्टिकल्स हैं। अच्छा, इसके बाद तहलील की बात करें, ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत दफा आ चुका है। तहलील का मतलब है रिसाइटेशन ऑफ कलमा तैयबा, कलमा तैयबा का पढ़ना तहलील कहलाता है, तहलील, ठीक हो गया। और इस्लाम, इस्लाम का मतलब है किसिंग ऑफ हजरे असवद। अच्छा, जिसके बाद आ गया दीन हनीफ, ये इस्लाम का पुराना नाम था, दीन हनीफ, ठीक है। और एक दौर था जिसको बोलते हैं फितरत का दौर। एक तो हम पढ़ते हैं ना फितरत, नेचर, ये वाला, ये नहीं, फे ते रे ते, फितरत, फितरत का दौर, ये क्या होता है, सुना हो आप लोगों ने? हाँ जी, ये क्या होता है, एनीवन, जल्दी करें। सर नहीं सुना हुआ ये वर्ड। फितरत का दौर उस दौर को कहते हैं कि जिस दौर में कोई नबी नहीं होता, ठीक है। जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक ने उस दौर में भी अपने नेक बंदे और जो अपना तबलीग का काम है वो जारी रखा होता है, उस दौर में भी नेक लोग होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जिस दौर में कोई नबी नहीं होता तो उस दौर को फितरत का दौर कहते हैं। जाहिर सी बात है, उस दौर में
और वो जो ऑब्लिगेशंस है वो उस तरह तो नहीं है जैसे नबी शरीयत लेके आता है, उस तरह का नहीं है, लेकिन उसमें अल्लाह पाक को एक मानना, बुतों की पूजा से बचना और इखलाकी असूलों की अमलदारी करना। बस जो बंदा उस दौर में ये काम कर लेता था तो वो उस दौर का मोमिन था, वो उस दौर का मुसलमान था। ठीक है, तो ये फितरत का दौर कहलाता है कि जिसमें कोई शरीयत लागू नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ गया आपका फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम, सुफा, मदीना मुनव्वरा में। ठीक है, असहाबे सुफा मशहूर है इसलिए। अच्छा जी, हक मेहर इन इस्लाम कितना फिक्स किया गया? 400 मिसकाल फिक्स किया गया। अब ये मिसकाल क्या चीज है? माइट पॉसिबल कोई यूनिट है इसका, मैंने भी सर्च किया, मुझे मिसकाल का इससे ज्यादा नहीं मिला। कोई सिक्का कह लें, कोई करेंसी कह लें, कोई यूनिट कह लें, 400 मिसकाल फिक्स किया गया था। मैंने इसको सर्च किया था, मुझे इससे ज्यादा नहीं मिला। मीम फे काफ लाम। ठीक है, लेकिन आप भी सर्च कीजिएगा इसको। एनी हाउ, इसके बाद है इजमा। इजमा का मतलब होता है एजिंग अपॉन एनी सब्जेक्ट, कि आप किसी भी चीज के ऊपर उसकी नई राहें तलाश करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अच्छा जी, उसके बाद आ गया आपका कियास, रीजनिंग बाई एनालॉजी। ठीक है, कि आप सिमिलैरिटी ढूंढते हैं किसी भी मसले में, जी कुरान और सुन्नत की के मुताबिक इसका ये हल हो सकता है। ठीक है, आपका इजमा, कियास है, ये सारे के सारे वो आपकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर कभी आपको सब्जेक्टिव इस्लामियत पढ़ने का हो इत्तेफाक तो उसमें ये चीजें मिलेंगी, उसका अलग से एक चैप्टर रखा हुआ उन्होंने। अच्छा खैर, देयर आर 4 स्कूल्स ऑफ थॉट्स, किसके? इस्लामिक लॉ के, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली। अच्छा जी, जन्नतुल बकी कहां पर है? मदीना मुनव्वरा में है। मस्जिद हनीफ, ये मिना यानी मक्का में लोकेटेड है। उसके बाद जन्नतुल मौला, ये मक्का में है। ठीक है, अच्छा, उम्महातुल मोमिनीन में से कौन सी उम्महातुल मोमिनीन में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी जोजा मोहतरमा जो है वो मक्का में मदफून है? हाँ जी, आमुल हुजन। हजरत फातिमा। नहीं। देखो, उम्महातुल मोमिनीन की बात की है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, जोजा मोहतरमा हैं। तो तो आयशा। नहीं ना, क्यों? हजरत देखो मेरी, आयशा। यार मेरी बात सुनो, सादा सा फॉर्मूला, आमुल हुजन नहीं सुना आप लोगों ने? गम का साल कब आया था? नबूवत के 10वें साल में आया था, जिसमें चचा भी फौत हो गए थे और बीबी खदीजा भी इंतकाल कर गई थी। तो इसको गम का साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये साल मेरी बड़ा मुश्किल है, गम का साल नाम दिया था। और जाहिर सी बात है, नबूवत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे थे? मक्का में थे यार। तो जाहिर सी बात है फिर तदफीन उनकी मक्का में हुई थी। ठीक है, तो बीबी खदीजा की जो तदफीन है वो मक्का में हुई है। जाहिर है उसके बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ गए और बाकी फिर सारे मामलात वहीं पे हुए। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेश्चन होते हैं आप उसको इनडायरेक्टली ढूंढ सकते हैं कि यार ये काम हुआ था, कौन हो सकता है? अच्छा नहीं, हाँ, उस दौर का आप चेक कर लें कि यार उस दौर में क्या क्या इवेंट हुए थे, कुछ ना कुछ एक दो इवेंट से आप इनडायरेक्टली उसका आंसर आपको हिंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ गया जी आपका कजब से क्या मुराद है? कजब से मुराद है जी फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्ट्री पनिशेबल विद 80 लैशेस। ठीक है, कि जो जना की सजा है वो 80 कोड़े है गैर शादीशुदा के लिए, और शादीशुदा के लिए संसार करना। ओके जी, इसके बाद है लैलतुल बर्राह मींस नाइट ऑफ फॉरगिवनेस। ठीक है, करामन कातबीन, इलस्ट्रियस राइटर्स, उनके नाम क्या है? राकिब और आतिक, सॉरी आतिद। ठीक है, अगर नाम की बात करें तो आपके जो दाएं बाएं करामन कातबीन हैं जो आपके अच्छाई बुलाई लिखते हैं, इनमें एक का नाम राकिब है, एक का नाम आतिद है। ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ इज काबतुल्लाह। पहला कलमा तैयब, दूसरा कलमा शहादत, तीसरा कलमा तमजीद, चौथा तौहीद, पंजवा अस्तगफार और छठा रद्दे कुफर। किबला मीन्स एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपके सामने जो चीज है उसको किबला बोलते हैं। साबी, साबी बोलते हैं वो बंदा जो अपना दीन चेंज कर ले। ठीक है, अच्छा, और सिदरतुल मुंतहा मींस लास्ट ट्री ऑफ इटर्निटी। ठीक है, जाबी का मतलब क्या है? जो जक़ात कलेक्टर है उसको जाबी बोलते हैं। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ अहादीस क्या है? सहीफा सादिका।
अहादीस का सबसे पहला मजमुआ। सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आर कॉल्ड वही गैर मतलू, वही मतलू और वही गैर मतलू, वही गैर मतलू, मतलब जो आप असल में कहा वो वही गैर मतलू। और आपने दूसरा कल चेक करना है कि वही मतलू किसको कहती है, ठीक है, ये आपका टास्क है। गैर मतलू मैंने बता दिया, वही मतलू क्या होता है, ये आपने मीम ते लाम वाओ, ठीक है, ये आपने ढूंढना है और कल मुझे बताना है। इसके बाद है इन ईमान मुफस्सल, 7 एसेंशियल बिलीफ हैं ईमान मुजम्मल में, 5 और इसमें 7। द मोस्ट एग्जाल्टेड एंजल्स, जो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ या नवाजे हुए, जो हाईली रिस्पेक्टेड जो हैं वो एंजल्स 4 हैं। कौन कौन से? जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम। अच्छा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी क्या है, जल्दी बताएं। अल्लाह हाँ, का पैगाम हाँ पहुंचाना है। जी, पैगाम अल्लाह ताला रसानी। का पैगाम। तमाम अंबिया तक जो पैगाम रसानी हुई है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आते। मिकाईल अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? हाँ जी, ये बादल बारिश वगैरह बरसाते हैं और रोजी रोटी वगैरह वाला काम करते हैं। इजराइल अलैहिस्सलाम क्या है कि ये रूह कब्ज करते हैं। इसराफील का क्या है, इसराफील क्या करेंगे कि ये क्यामत वाले दिन सूर फूंकेंगे, मतलब वो जो बिगल बजाएंगे, जो शहनाई टाइप तूती टाइप नहीं होता, वो बिगल बजाएंगे ये ठीक है। अच्छा, वो जो थे शैतान भी जाहिर सी बात है कि इस दौर में अल्लाह का बड़ा मतलब एक बड़ा इबादत करने वाला मतलब फरिश्ते रहे, शैतान फरिश्ता था। तो क्या नाम था उनका? जैसे हमने कहा कि जिब्राइल है, मिकाइल है, इजराइल है, इसराफील है, तो जाहिर सी बात शैतान तो बाद में है ना नाम। इब्लीस। क्या? इब्लीस। इब्लीस। नहीं, इबलीस तो खैर मतलब इबलीस तो बात की बात, देखो किसी फरिश्ते का नाम इबलीस नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता अब्दुल्ला ये। इबलीस तो मरदूत को कहते हैं ना, तो किसी फरिश्ते का नाम मरदूत तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। क्या नाम था उसका, इबलीस का नाम क्या था जब वो इनकार सजदा ना करने से पहले? हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या था नाम? इजाजील, ये नाम था, ठीक है। जब सजदा नहीं किया तो फिर डायरेक्टली चेंज हो गया इबलीस में, सैटन में, शैतान में, ठीक हो गया। इजाजील था और बड़ा ही मतलब बरगजीदा मतलब अल्लाह का फरिश्ता था ये इबादत के लिहाज से। अच्छा जी, ग्रेटेस्ट एंजल एज पर इस्लाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ईच ह्यूमन बीइंग इज अटेंडेड बाय 2 एंजल्स। ओके, बरज़ख का मतलब क्या होता है? कहता है टाइम पीरियड बिटवीन डेथ एंड द डे ऑफ जजमेंट, उसको बोलते हैं बरज़ख। वो आलम या वो वक्त या वो टेन्योर जो कि मौत और योम क़यामह के दरमियान का है, वो बरज़ख कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, अनदर नेम ऑफ सूरा अल असर इज बनी इसराइल, ठीक हो गया। बस आज ज्यादा नहीं करते, मेरा प्लान था कि थोड़ा आगे तक चले, लेकिन चले ये थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा ना ये आपसे सल्लम के बारे में डिटेल काफी इंपॉर्टेंट है, बस इस पेज तक यहाँ तक कर लेते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हॉली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वाज बोर्न इन 571 एडी, 2 अप्रैल, 22 अप्रैल 571 एडी में आप सल्लम पैदा हुए। और अगर क्वेश्चन आता है कि जी हाथियों का साल, ईयर ऑफ एलिफेंट कौन सा था, ईयर ऑफ एलिफेंट वो कौन सा था, तो एक साल पीछे पहुंच जाना आपने, 570 एडी पे आ जाना आपने। ईयर ऑफ एलिफेंट आपका 570 एडी है, मतलब इस साल अबरहा ने मक्का पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। फिर जिसके जवाब में तब्बत क्या नाम था, सॉरी, लीलाफी कुरैश रिहलत शिता इवस्कैफ, वो आयत नाजल हुई थी जिसपे अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर चढ़ दौड़ा था। तो अबाबील के चूंचों में अल्लाह पाक ने वो जो देके कंकरियां देके उनका भूसा बना दिया था, ठीक है। वो सारी कहानियां आप लोगों ने सुनी हुई है। तो उस साल को बोलते हैं जी 570 एडी को ईयर ऑफ एलिफेंट या हाथियों का साल, हाथियों का साल, ठीक हो गया। अगर आता है कि हाथियों का साल तो फिर 570 एडी, और अगर वैसे
तो फिर आप सब किस साल पैदा हुए? तो 571 AD, 22 अप्रैल का दिन था वो। तो फादर का नाम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, वालिदा माजिदा का नाम हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा, ग्रैंड मेटरनल ग्रैंड मदर, ये मेटरनल ग्रैंड मदर क्या होता है, या मेटरनल ग्रैंड फादर क्या होता है? हाँ जी। सर वो चचा जिसे मतलब दादा का भाई हो उसे नहीं मैटरनल यार, ग्रैंडफादर नो कहते हैं। ऐसे नहीं, मेटरनल वाला क्या होता है? पैटर्नल और मेटरनल, मेटरनल दो होती ना टर्म्स। मेटरनल क्या होता है? सर नाना नानी को कह सकते हैं। नाना नानी, हाँ जी। मेटरनल ग्रैंडफादर नाना, मेटरनल ग्रैंडमदर नानी, पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर दादी। ठीक हो गया। तो आप सल्लम के नाना का नाम क्या था? वाहब बिन अब्दुल मुनाफ, वहाब बिन अब्दुल मुनाफ। और नानी का नाम, यार ये चेक करना, बर्राह है। बहुत सारी जगहों पे बर्राह लिखा हुआ है, बतारा भी है लेकिन बर्राह ज्यादा है, बर्राह ये ज्यादा मैंने नोट किया। आपने एक काम करना है, आपने कल ये वाला काम भी करना है कि मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है। बर्राह बिन्नत अब्दुल उजा। ठीक है, ये नाम ज्यादा रिपीट हुआ है, ये वाला बर्राह। तो नोट्स में बतारा लिखा हुआ है, इसको बर्राह कर लीजिएगा। ठीक है, बहरहाल ये याद रखिएगा कि अगर कहीं बतारा आता है तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बर्राह है ये। ठीक है, एक्चुअल वर्ड ये ठीक कर लीजिएगा। अच्छा जी, नानी का नाम बर्राह। ठीक है, नाना का नाम वाहब बिन अब्दुल मुनाफ। और रियल नेम ऑफ अब्दुल मुतलिब, ये कौन थे? दादा थे। इनका नाम शैबा या शाबा, स्पेलिंग दोनों ठीक है, मोस्टली ये वाले यूज होते हैं, SHAIBA, शैबा। ठीक है। और ग्रैंड मेटरनल जो पेटर्नल ग्रैंड मदर, दादी का नाम फातिमा। ठीक है, बेटी का नाम भी फातिमा रजीला तआला अन्हा, और दादी का नाम भी फातिमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 चचा थे और 6 फुफियां थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना, मतलब 10 अंकल्स एंड 6 आंट्स। ठीक है, तो 10 चचा और 6 फुफियां। ओके, इसके बाद आ गया जी कि प्रॉफिट विज अपॉन हिम जर्नी टू सीरिया फॉर द फर्स्ट टाइम विद हजरत अबू तालिब एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। ठीक है, पहला जो आपने सफर किया था सीरिया यानी शाम का, वो 12 साल की उम्र में किया था। ठीक है। और दूसरा आई थिंक सो 24 ईयर्स की एज में किया था, जब बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल तिजारत लेकर मैसरा गुलाम को साथ लेकर गए थे। ठीक है। अच्छा जी, एट द एज ऑफ 25 प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मैरिड टू बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, के 24 साल में सामान लेकर गए थे तिजारत के लिए। वहां पर मैसरा आपके जो रवैया था, आपकी दयानतदारी थी, उससे बहुत मुतासिर हुआ, और उसने आके सारे का सारा बीबी खदीजा से बयान किया कि ये तो शख्स बहुत ही ईमानदार हैं और इंतहाई एथिक्स वाले। तो फिर कहती हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की जो बाज कनीज कहते हैं, बाज दो सहेली कहती हैं, उनका नाम था क्या नाम था उनका? आपके जहन में नाम आ रहा है? क्या नाम था कनीज का? नफीसा। नफीसा आपसे सल्लम के लिए बीबी खदीजा के निकाह का पैगाम लेके आई थी कि बीबी खदीजा आपसे निकाह करना चाहती हैं। ठीक है। और 25 साल की एज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह था वो बीबी खदीजा से हुआ। ठीक है। और ठीक हो गया। तो उसके बाद ही पहले बीबी खदीजा के साथ 25 ईयर्स की एज में हुआ, और अभी नबूवत नहीं आई थी, नबूवत 40 साल की एज में आई। ठीक है, याद रखिएगा, आप सल्लम की एज 25 साल थी और बीबी खदीजा की एज कितनी थी? 40 साल थी। ठीक है, बीबी खदीजा तलाक याफ्ता थी और बच्चे भी थे उनके। ठीक है। तो आप सल्लम 25 साल के, बीबी खदीजा एज में आप सल्लम से बड़ी थी। तो उसके बाद हज़रत खदीजा एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वेमेन एंड इन ऑल, सबसे पहले जो इस्लाम कबूल किया मर्दों खवातीन में से, वो बीबी खदीजा ने कबूल किया। ठीक है। और खवातीन में तो जाहिर सी बात है सबसे पहला नंबर बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है।
और सबसे ज्यादा मतलब जो कह लें कि आप सल्लम जब तक बीबी खदीजा आपके निकाह में थी, आप सल्लम ने दूसरी शादी नहीं की थी। बीबी खदीजा मतलब कह लें कि आप सल्लम जब 10वीं नबूवत के 10वें साल में बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ, तो उस साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईयर ऑफ ग्रीफ, गम का साल या आमुल हुज़न का नाम दिया, कि जिसमें दो इंतहाई करीबी और प्यारे रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हो गए थे। अच्छा जी, इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन मैन, के मर्दों में से सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दो लक़ब है, एक सिद्दीक है, दूसरा अतीक है, और असल नाम इनका इब्ने अबू कहाफा, ठीक है, अब्दुल्ला भी इनका नाम था, और इब्ने अबू कहाफा भी इनका, इनकी जो तखल्लुस है या इनकी कुनियत कह लें आप, तो वो इब्ने अबू कहाफा है, और अब्दुल्ला भी इनका नाम था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जो अबू बकर है वो इस्लाम कबूल करने के बाद सिद्दीक भी आपको कहा जाता है और अतीक भी आपको कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या है? हाँ जी, एनीवन? सादिक और आप अमीन। नहीं यार, कुनियत थोड़ी है वो तो, आपकी कह ले कि खूबियां हैं कि आप सल्लम सादिक थे, सच्चे थे, झूठ नहीं बोलते थे, सच्चे थे हमेशा। और अमीन, हमेशा ईमानदार रहे, हर मतलब कुफार तक अपनी इमानतें रखा के जाते थे वो। अबुल कासिम, कासिम का बाप, ठीक है। अबू बेसिकली मलकियत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ये वाला वर्ड, और वल्दियत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अबुल कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी, और हजरत कासिम सबसे बड़े बेटे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक हो गया। तो बस आज इसको यहीं पे रोकते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं अपना। यहां तक कुछ चीज समझ ना लगी हो किसी को, यार आप लोग क्वेश्चन नहीं करते, पूछते नहीं है, बस आप लोगों का ना एक नुकसान ये वाला है, ना खवातीन क्वेश्चन करती हैं और ना बॉयज करती हैं, और ऐसे फील होता है जैसे बंदा अकेला ही पढ़ा रहा है, अकेला ही बोल रहा है। पूछा करें यार चीजें, जहां चीजें कोई चीज नहीं समझ आई, कोई चीज आपको लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे, तो आप वो बताया करें, ठीक है। आज इसको सर यही रोक। क्लियर, जी, क्लियर हो जाता ना, इस वजह से फिर क्वेश्चनिंग नहीं करते। चलें, बहरहाल फिर भी कोई चीज नई आए ऐड कर देते हैं, और चले आज इसको यही रोकते हैं बस, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एवरीडे साइंस का, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स नेट से सारे मैंने लिए ये वाले इस्लामियत के, लेकिन इसमें जो हैंड आउट है ना, वो साथ साथ मैं अपना करता गया हूँ, जो जो मतलब चीजें मुझे मिलती गई हैं, कुछ करेक्शन करता गया, कुछ इसमें अलग से ऐड करता गया। तो ऐसे ही आपने भी करना है कि इसमें चीजें ऐड करते जाना है। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया था, इसको रीड आउट किया आप लोगों ने? उम्मीद है किया होगा, नहीं किया तो गलत किया, आप इसको करेंगे अगर नहीं किया तो। आज हम पढ़ेंगे रॉक्स। कल मेरे ख्याल है कोई क्वेश्चन आया था, एक आध शायद यासिर ने किया था या किसने। सेडिमेंट्री रॉक्स, मैंने किया था सेडिमेंट्री रॉक्स। हाँ। आज हम, मैंने कहा था ना कि हमारा जो अगला टॉपिक है, वेरी नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा रॉक्स का ही है, ठीक है। तो इसको हम उसमें देख लेते हैं। अच्छा जी, रॉक क्या चीज है? बेसिकली कहता है रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल पार्टिकल्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमने पढ़ा था क्या था? लिथोस्फीयर क्रस्ट का कुछ हिस्सा, और थोड़ा सा हिस्सा आपका मेंटल का, मतलब अर्थ क्रस्ट और मेंटल का थोड़ा सा पार्ट, ये दोनों मिलके लिथोस्फीयर बनाते हैं। मतलब जो टॉप लेयर है, आप 0 से 100 किलोमीटर कह सकते हैं इसको सादा लफ्जों में, लिथोस्फीयर, ठीक है। तो कहता है अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, मिनरल पार्टिकल्स है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, जो कि लिथोस्फीयर का हिस्सा बनाते हैं। तो रॉक की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। तो बस इसके बाद में अगले यहां पे आ रहा हूं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स क्या कहलाती है? ये ब्रांच पेट्रोलॉजी कहलाती है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रॉक्स की आपने एक बार सारा पढ़ लेना, इसमें एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार नजर मार लीजिएगा। जो हाईलाइटेड है, जो पढ़ा रहा हूं वो लाजमी करना आपने। अच्छा, इसमें रॉक्स की 3 टाइप्स है यार, इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री हैं, और मेटामॉर्फिक है। इग्नियस, इग्निस का मतलब है, इग्निस जो वर्ड है कहता है ये लेटन वर्ड है इग्निस, इसका मतलब होता है फायर।
आग। ठीक है, ऐसे ये मैंने बना दिया। तो ये आपका इग्नीज है। इग्नीज का मतलब है ओरिजिन बाय फायर। इग्निस का मतलब कि जिसकी बुनियाद आग से बनी है। अब मैंने उस दिन बताया था ना कि आपको इग्नियस रॉक्स ही असल में रॉक्स हैं। एक मिनट, आपको थोड़ा सा ना मैं आज वाली स्लाइड में मेरे ख्याल वो मैंने अपलोड नहीं किया। नहीं, आज वाली में नहीं है। चलिए अगले टॉपिक पे उसको बताऊंगा आपको। उसका इरप्शन इरप्शन वाला ना, वॉल्केनोज वाला, कि रॉक्स जो मोल्टन मैग्मा है वो लावा कब बनता है, क्या सूरत हाल होती है। चलिए बहरहाल उसको उस वक्त देखेंगे। इग्नियस का मतलब होता है, इग्नियस का मतलब फायर, और इग्नियस का मतलब है कि ओरिजिन बाय फायर, कि जिसकी बुनियाद आग है। ये लेटिन वर्ड से निकला है, याद रखिएगा, इग्नियस से। कहता है द रॉक, these rocks are formed from cooling of molten material magma और लावा। ये याद रखिएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। या जब तक वो लावा जेरे जमीन होता है, मतलब वो मोल्टन जो मटेरियल है जेरे जमीन होता है, उसको बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा, MAGMA, ठीक है। और जब वो जमीन को फाड़ के बाहर निकल आता है तो फिर वही मैग्मा, मैग्मा नहीं रहता, वो लावा बन जाता है। ठीक हो गया। मैग्मा और लावा में ये डिफरेंस है कि वो जेरे जमीन मोल्टन फॉर्म में होगा तो वो मैग्मा कहलाएगा। जब वो अर्थ को फाड़ के बाहर निकल आता है तो फिर वो मैग्मा नहीं रहता, बल्कि वो लावा बन जाता है। ठीक हो गया। तो कहता है कि ये किससे बनता है, ये वाले जो रॉक्स है, ये मोल्टन मटेरियल जो कि मैग्मा या लावा की फॉर्म में होता है उससे मिलकर बनता है, उसके ठंडा होने से बनता है। द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ आवर प्लैनेट इन्वॉल्व्ड द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, मतलब सॉलिड होने का प्रोसेस, ऑफ मैग्मा विच प्रोड्यूसेस द फर्स्ट सॉलिड मटेरियल ऑफ द अर्थ, द इग्नियस रॉक। मतलब असल रॉक्स है वो इग्नियस ही है, सादा लफ्जों में, बाकी तो उससे ड्राइव्ड है। दिस कैन हैपन इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये मैग्मा अंदर भी फट सकता है, इकट्ठा हो सकता है, और ये जब बाहर इरप्ट होगा तो एक बड़ी पहाड़ी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है, तो वो कहता है कि ये इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी। दिस कैन हैपन, ओके। दीज हीट फॉर्म्ड, देखिए हीट फॉर्म्ड रॉक्स भी कहती हैं, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 95% ऑफ आउटर ऑफ 16 किलोमीटर 10 माइल ऑफ द अर्थ। कहता है ये जो मेजॉरिटी जो रॉक्स हैं वो आपकी हीट फॉर्म्ड रॉक्स हैं। ठीक है, तो इसकी कहते हैं कुछ एग्जांपल चंद कर ली। अक्सर का ये एमसीक्यू रहता है जी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, किसकी, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरह आ जाता है। ग्रेनाइट, डाइओराइट, बेसाल्ट, गैब्रो, पेरियोडोटाइट, उसके बाद पेग्माटाइट, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, इग्नियस रॉक्स की। इसमें जो मशहूर नाम है वो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट वगैरह है, लेकिन आप ये सारे देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये इग्नियस रॉक्स की मिसालें हैं। मतलब जब भी जेरे जमीन लावा निकलता है, जमीन से बाहर आता है, तो जमीन पर वो ठंडा होता है। अब दो तरह की लावी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि लावे का जो मटेरियल है वो कौन सा। दोनों की बात कर लेते हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। यहां भी नीचे मैग्मा मौजूद है, ठीक है, यहां भी मैग्मा मौजूद है, लेकिन दोनों का टेक्सचर अलग अलग, ये कुछ और इसकी कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है। अगर तो ये अब इरप्ट होता है, इरप्ट होके क्या होगा, ये बाहर गिरेगा, बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। अगर तो ये देर से ठंडा होता है, दो वजूहात है, या एक आप कह ले जल्दी ठंडा होने वाला, और दूसरा देर से ठंडा होने वाला। यहां से भी इरप्शन हुई, ये बाहर निकला, बाहर निकल के क्या हुआ कि जी, एक मिनट, ये अर्थ सरफेस है, ये भी अर्थ सरफेस है, ये मैंने कंड्यूट बना दिया। ओके, अब इसमें से मैग्मा को बाहर लाके लावा बनाते हैं। अच्छा जी, यहां से निकला। अब फॉर एग्जाम्पल जल्दी ठंडा होने वाला, जैसे गिरेगा ये, सॉरी, ये जल्दी ठंडा होने वाला, ये देर से ठंडा होने वाला। देर से जब चीज ठंडी होगी और ये मोल्टन हालत में है, तो जाहिर सी बात है गिरेगा, उसने क्या करना है, इसने फिसलते जाना है, फिसलते जाना है, फिसलते जाना है, इस तरह। ठीक है, इधर को गिरेगा तो इधर को फिसलते जाएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि देर से ठंडा हो रहा है। जितना देर से ठंडा होगा तो उतनी कम ऊंची पहाड़ी बनाएगा, स्टीप मतलब ज्यादा होगी, और ये वाली आपकी ढलवान ज्यादा नहीं होगी, बल्कि दूर तक फैली होगी इस तरह से।
क्यों? क्योंकि जब बाहर निकलता ऐसा ऐसा ठंडा होगा, आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा इस तरह। और वो जो जल्दी ठंडी होते हैं मटेरियल्स, जैसे बाहर आए हवा लगी ठंडा होना शुरू हो गए, यहाँ गिरे यहाँ जम गए, ऊपर वाला गिरा इसके ऊपर गिरा यहाँ जम गया, ये गिरा यहाँ जम गया। तो इस वजह से वो पहाड़ियां ज्यादा ऊंची बनती हैं। ठीक हो गया? तो ये चीज कहलाती है आपकी इग्नियस रॉक्स। और असल में रॉक्स हैं ज्यादा इग्नियस ही हैं, बाकी उनसे ड्राइव्ड हैं। यहां तक समझ आ गई? आगे चलें। नंबर 2, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री ड्राइव कहां से हुआ वर्ड? ये सेडिमेंटम से ड्राइव्ड हुआ है, लेटिन वर्ड है सेडिमेंटम, मतलब सेटलिंग, सेटल होने वाली, जो बाद में बनी हो। मतलब सेडिमेंट्स मींस पार्टिकल्स लूज मटेरियल, जो बिखरा हुआ लूज मटेरियल है, अलग अलग जर्रात पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे किसी वजह से इकट्ठी होती है, जुड़ जाते हैं, तो ये पहाड़ी बन जाती है। ठीक है? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो इसको देख लेते हैं। कहता है टू द वर्ड सेडिमेंट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटलिंग, यानी सेडिमेंट मींस पार्टिकल्स, लूज पार्टिकल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय accumulation, lithification यानी compaction and cementation of fragmented earth minerals, organic minerals या chemical precipitates derived from other rocks, whether igneous, sedimentary or metamorphic. They are also called as ड्राइव्ड रॉक्स। इनको ड्राइव्ड रॉक्स का नाम भी देते हैं। अब इसमें 3 प्रोसेसेस होती है। क्या? एक फ्रेगमेंटेशन होती है, नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन। नंबर 2 अकमुलेशन। अकमुलेशन का मतलब क्या होता है कि पहले फ्रेगमेंट्स हैं, ये टुकड़े हैं, पार्ट्स पड़े हुए हैं, पार्टिकल्स पड़े हुए, ये फ्रेगमेंटेशन है कि फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं मुख्तलिफ। अगला काम अकमुलेशन, ये इकट्ठे हो गए मुख्तलिफ जगहों से, किसी भी वजह से, हवा से या जैसे भी पानी के भाव से, ये इकट्ठे हो, कमुलेशन होगी, ये इकट्ठे हो गए। ठीक है? अकमुलेट हो गए। फिर लिथिफिकेशन का प्रोसेस होगा। क्या? कॉम्पैक्शन, किसी भी वजह से ये और पास पास आ गए, जुड़ गए। और फिर क्या होगा? सीमेंटेशन, ये मजीद एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगे, सीमेंट बन जाएंगे। सादा लफ्जों में सीमेंट किसको कहती हैं? जो चिपकने वाला, जुड़ने वाला होता है। तो सीमेंटेशन का प्रोसेस क्या होगा? तो ये इकट्ठे होकर एक पहाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, लेकिन इनका टेक्सचर और इग्नियस का अलग होगा। इग्नियस सॉलिड रॉक्स होंगी, ये भुरभुरी होंगी। क्यों? मुख्तलिफ पार्टिकल्स तो मिलकर बने होते हैं। ठीक है? इस वजह से इनको सेडिमेंट्री रॉक्स या ड्राइव्ड रॉक्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब इसकी बात कर ले हम लोग। कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स क्या करती हैं? आर ऑफन हैव फॉसिल्स इन देम। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स उन दरख्तों या पुराने जो जानवर, बड़े बड़े जानवर थे जो जेर जमीन दफन हो गए थे, उनकी हड्डियां गल सड़ जाती, तो फॉसिल्स में चेंज हो जाती। फॉसिल्स क्या कहलाती हैं? बेसिकली वो जमीन में फ्यूल्स बनाने में काम आती हैं। लाइक पुरानी, सदियों पुरानी जो जंगलात थे, सॉरी इसमें जंगलात थे, पत्ते थे, जानवरों की हड्डियां थी, वो गल सड़ गई और उससे गैस, पेट्रोल, पेट्रोलियम वगैरह सारा ये बना। प्लांट्स एंड एनिमल्स that have died get covered up by new layers of sediments and are turned into stones. ठीक है? There are 6 main kinds of sedimentary rocks depending on the appearance of the rocks. Conglomerate rocks, ये टाइप्स है उसकी, बस आप इतना डिटेल में ना जाइएगा, सिंपल इसकी टाइप्स देख लीजिएगा। सैंडस्टोन है, शेल है, उसके बाद आपका लाइमस्टोन आ गया, जिप्सम आ गया, और ब्रिचिया, BREHCHEE, ब्रिचिया। इसको ब्रिचिया नहीं कहना, ब्रिचिया है इसका एक्चुअल जो इसकी प्रोनाउंसिएशन, ब्रिचिया। ठीक है? तो ये कुछ इसके टाइप्स हैं। आगे मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हैं? देखिए यार, हमने पढ़ लिया कि इग्नियस वो जो लावे से निकल के बनी, सेडिमेंट्री जो सेडिमेंट से इकट्ठी होकर बनी है, ड्राइव्ड रॉक्स हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? मेटामॉर्फिक मतलब जो अपनी शेप चेंज कर लें, शक्ल तब्दील कर लें, उनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। कहता है मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स चेंजिंग देयर फॉर्म और कंपोजिशन अंडर द एक्शन ऑफ हीट एंड या और प्रेशर। हीट या प्रेशर की वजह से जब कोई रॉक अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है? दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर इग्नियस या सेडिमेंट्री या इवन मेटामॉर्फिक रॉक से बनती होती हैं।
but differ in characteristics and composition from from them. कहता है this process is known as metamorphism. ठीक है, ये process metamorphism. All rocks may subject to metamorphism. सारी रॉक्स हो सकती हैं, अगर उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए, उनके ऊपर हीट अप्लाई की जाए, तो सारी की सारी मेटामॉर्फिज्म का शिकार हो सकती हैं। अच्छा जी, कहता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू एक्शन ऑफ प्रेशर, वही बात रिपीट कर रहा है, और एंड टेम्परेचर, हीट एंड प्रेशर कैन चेंज टेक्सचर, उसका टेक्सचर मतलब उसकी जो बनावट है वो चेंज कर, एज वेल एज द मिनरोलॉजी भी चेंज हो जाती है ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स। सैंडस्टोन बिकम्स क्वार्ट्स, ठीक है, relatively hard weathering resistant metamorphic rock, ठीक है, सैंडस्टोन से वो क्वार्ट्ज में चेंज हो जाती है, जिसको क्वार्टिजाइट भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें और क्या इसके एग्जांपल्स हैं। लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, जब इस पे प्रेशर या टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है तो ये मार्बल में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ये चेंज हो जाता है मार्बल में। अच्छा, अभी क्लास बंद होने वाली है, आपने जस्ट रिकनेक्ट होना है, 10-15 मिनट पढ़ेंगे, ये टॉपिक कवर करके इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ।